नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूं श्यामानंद और आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सीटेट और यूपी का जो ईवीएस का क्लास 4 है। और देखिए आज की क्लास में देखते हैं सजीव और सजीव जगत। देखिए सजीव और सजीव जगत को थोड़ा सा विस्तार से बस ये बन लेते हैं कि देखिए इसमें आपको क्या कर पाना है। जो भी जैसे जीव हैं, जीव जंतु, इनमें श्वसन क्रिया और इनके अंदर जो कौन कौन से जो गतिविधियां होती हैं, जैसे जो सजीव और निर्जीव में होता है। तो सजीव क्या होते हैं, जो गति करते हैं, गतिविधियां होती है, उसके बारे में पढ़ना है। और कुछ जो जीव जंतु के बारे में हम पढ़ेंगे स्पेशल तौर पर, जो सीटेट में बार बार एग्जाम में आपके मतलब क्वेश्चन हमेशा आता रहता है ईवीएस के सेक्शन में। और देखिए ये चैप्टर आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीटेट में आज तक कोई ऐसा सेट नहीं बना जिससे इस चैप्टर से क्वेश्चन नया हो। और आप लोग इसको विस्तार से भी देख सकते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट भी है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके उसमें ऑल क्लिक कर लें। देखिए हर रोज एक वीडियो जाती रहेगी क्लास वाइज, क्लास 1, 2, 3, 4 ऐसे करके पूरा ईवीएस का क्लास पूरा पढ़ा लेंगे। उसके बाद पढ़ाएंगे मैथ्स, और यदि जूनियर की भर्ती आती है उल्टा पढ़ तो उसका सुपर का क्लास भी चलेगा आप लोग के लिए। देखते हैं, देखिए शुरू करते हैं पहले सजीव जगह में। देखिए तो पहले इनकी क्रिया होती है कि सभी सजीव क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए कि सभी सजीव श्वसन प्रक्रिया के द्वारा ही भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और देखिए सांस लेना श्वसन प्रक्रिया का ही एक भाग है। जंतु जब सांस लेते हैं तब वे ऑक्सीजन गैस के अंदर ले जाते हैं और सांस छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट दिया पॉइंट। एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता एवं छोड़ता है। देखिए ये एकदम एक मानक आंकड़ा है कि एक व्यक्ति 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है और छोड़ता है। और देखिए थोड़ा सा हमारी बात को देखिए ध्यान से सुनिए। देखिए श्वसन क्रिया में होता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन का लेना मतलब देखिए O2 लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, CO2। तो एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे एक पूछ देगा कि ये बताइए श्वसन क्रिया के दौरान मनुष्य का भार घटता है कि बढ़ता है। तो क्या बताएंगे, मनुष्य का भार घटता है। याद रखिएगा श्वसन क्रिया के दौरान। अरे आप नहीं सुने जो योगा में होता अनुलोम विलोम होता है, तो जो किसी का मोटापा तो वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होता है। तो याद रखिएगा श्वसन क्रिया से मनुष्य का भार घट जाता है, क्योंकि हम लेते तो O2 है लेकिन छोड़ते क्या है, CO2 है। तो ये याद रखिएगा। अब एकदम नहीं घटता, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि श्वसन क्रिया के दौरान क्या होता है, या भार घटता है कि बढ़ता है, तो क्या बताएंगे, भार घट जाता है, हमेशा घटता है, याद रखिएगा। और ये आंकड़ा करिएगा याद कि श्वसन क्रिया के दौरान मनुष्य 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है और छोड़ता है। और देखिए जो गैसों के आदान प्रदान की क्रिया सभी जंतुओं में एक जैसी नहीं होती है। याद रखिएगा सभी जीव जंतु एक जैसे क्या होते हैं, या एक अंग से या एक जैसे श्वसन क्रिया नहीं करते हैं। और देखिए भिन्न जंतुओं में अलग अलग अंगों द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है जो निम्नलिखित है। अब देखते हैं, देखिए ये आपको पूरा एक लिस्ट बना कर दे दिए हैं कि आप समझ जाएंगे कि किसमें श्वसन क्रिया किसके द्वारा होता है। देखिए मनुष्य, शेर, गाय, सांप, छिपकली, पक्षी में कैसे होता है, फेफड़े द्वारा। देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने सीटेट में एक क्वेश्चन पूछ देगा कि जो सांप होता है वो कैसे लेता है, श्वसन क्रिया करता है। तो क्या बताएंगे, फेफड़े द्वारा, फुफ्फुस द्वारा। जो पक्षी होता है कैसे लेते हैं, सांस फुफ्फुस द्वारा। गाय कैसे लेते हैं, तो फुफ्फुस द्वारा। शेर कैसे लेते हैं, तो फुफ्फुस द्वारा। देखिए और उसी पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मक्खी, काकरोच और अन्य कीट कैसे लेते हैं, वातक द्वारा। याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मक्खी, काकरोच और अन्य कीट, ये एनसीईआरटी की जो किताब क्लास 3 की उसमें आसपास में दिया हुआ है कि जो श्वसन क्रिया करते हैं जो जीव, तो उनमें मक्खी, काकरोच और अन्य कीट कैसे लेते हैं सांस। तो कैसे लेते हैं सांस, तो आपको क्या बताएंगे, वातकिया ट्रैकिया द्वारा। याद रखिएगा उसी का नाम है, वातकिया ट्रैकिया द्वारा। अब देखते हैं केचुआ। देखिए केचुआ कैसे लेता है सांस, तो त्वचा द्वारा। केचुए की त्वचा आंध्र और चिकनी होती है, तो देखिए केचुआ लेता है त्वचा से। अब देखते हैं मेढक, ये तो और इम्पोर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में इसका डायग्राम अपना दिया हुआ है। देखिए मेढक 2 तरफ लेता है सांस,
एक तो फेफड़ा से और एक त्वचा से भी लेता है। याद रखिएगा, त्वचा मतलब स्किन से भी लेता है और फेफड़ा से भी लेता है। देखिए दोनों में अंतर है। यदि देखिए इसीलिए बोलते हैं कि मेरा क्या होता है, उभयचर होता है, जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है। क्योंकि जब जल में रहता है तो कुछ रहता है सांस स्किन से, और जब यदि बाहर होता है तो कुछ रहता है सांस फेफड़े से लेता है। देखिए ऑक्टोपस या मछली कैसे लेते तो जानते हैं, गिल्स होता है, गिल उसे कोन भी कहा जाता है, जिससे क्या होती है मछली सांस लेती है। देखिए और उसी में कहा है व्हेल और डॉल्फिन। याद रखिएगा ये दो टाइप की जो मछलियां होती है ये अलग होती हैं, व्हेल और डॉल्फिन। डॉल्फिन को क्या बोलते हैं, याद रखिएगा ये जीवन रक्षक मछली भी कहते हैं। ये क्या करती है, जब भी कोई नदी या समुद्र में कोई डूबता है तो उसको ये मछलियां बचाती हैं, इसलिए ये डॉल्फिन कहता है। यदि इसकी बात करेंगे तो भारत का सबसे राष्ट्रीय जीव इसको कहा जाता है, जलीय राष्ट्रीय जीव है डॉल्फिन। अब देखते हैं, देखिए ये कैसे रहती है सांस, फेफड़े और नासा द्वारा या वात छिद्र। याद रखिएगा कैसे रहती है, वात छिद्र से। ये गिल्स का ही पार्ट होता है, वात छिद्र से लेती हैं ये। और देखिए ये जंतु समय समय पर समुद्र के बाहर आते हैं ताकि स्वच्छ वायु ले सकें। और अभी जानते हैं कि जो डॉल्फिन होती है क्या होती है, हमेशा जल में लबन में छलांग लगाती हैं। वो क्यों, क्योंकि वो स्वच्छ वायु अपने शरीर के अंदर ग्रहण करती हैं, इसलिए वो बार बार समुद्र से बाहर छलांग लगाती हैं। तो ये दिमाग में सेट रखिएगा कि ये जो जंतु होते हैं वो कैसे श्वसन अंग से कैसे सांस लेते हैं। अब देखिए यदि यहाँ बात करें तो बस यहाँ सब्जी की बात कर रहे हैं, लेकिन यदि मान लीजिए आपसे कोई पूछ देगा कि वनस्पतियां या वन या वृक्ष कैसे लेते हैं सांस, तो देखिए वृक्ष कैसे लेते हैं सांस, तो वृक्ष ना प्रकाश की जो क्रिया करते हैं तो उसी के दौरान उनके क्या होते हैं, CO2 लेते हैं और क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन जो रात में करते हैं जस्ट उसके उल्टा होता है। और देखिए याद रखिएगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं ना वो देखिए CO2 लेते हैं कब, याद रखिएगा CO2 लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, O2। कब करते हैं क्रिया, ये दिन में होती है, याद रखिएगा सूर्य की उपस्थिति में होती है। और रात की बात करें तो रात में जस्ट उल्टा होता है क्रिया, ये क्या करते हैं जस्ट उल्टा होता है। तुरंत क्या होता है रात में, अब ये O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। ये यदि बात करेंगे पेड़ पौधों की। लेकिन देखिए कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो हमेशा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जैसे तुलसी होता है, पीपल का पेड़ होता है, ये सब क्या होते हैं हमेशा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये दिमाग में सेट रखिएगा। अब देखते हैं, देखिए पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से पत्तियों के द्वारा होता है। जो होता है ना पत्तियों में पाया रंध्र, यदि किसी पत्ती को ऐसे फाड़ेंगे तो उसमें जो होता है ना छिद्र, उसे बोलते हैं रंध्र। देखिए पत्तियों में उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों के द्वारा ऑक्सीजन अंदर जाती है एवं कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है गैस बाहर आती है। परंतु देखिए एक क्रिया कब होती है, ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, ये क्या होती है रात में होती है, जो सूर्य की उपस्थिति में नहीं। लेकिन देखिए परंतु प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं बाहर छोड़ते हैं। देखिए अब हाँ आगे देखिए, पौधों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है जबकि श्वसन क्रिया रात दिन होती है। प्रकृति में पौधे ऑक्सीजन के प्रमुख स्रोत होते हैं। अब देखिए आपको जो बताना चाहते हैं हम कि देखिए सबसे पहले समझिए, देखिए अभी बताएं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के हरे भाग में होती है, ये भी याद रहिएगा पौधे के हमेशा हरे भागों में। और देखिए वो सूर्य की उपस्थिति में होती है। अब देखिए पहले तो आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, देखिए कि प्रकाश की क्रिया में क्या क्या हमको जरूरत होता है। तो लिख लीजिए धूप होता है इसमें, प्लस CO2 जो इन्वायरमेंटल से लेते हैं पेड़ पौधे, प्लस जल जो पेड़ पौधे जमीन के अंदर से लेते हैं या जड़ से लेते हैं। देखिए ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में धूप, CO2 और जल मिलकर क्या बनाते हैं। देखिए तो क्या बनता है ग्लूकोज, क्या बनता है ग्लूकोज बनता है। और देखिए इसके बाद प्लस क्या बनता है जल H2O बनता है। और क्या से गैस निकलती है तो ऑक्सीजन गैस, कौन सी गैस निकलती है तो ऑक्सीजन गैस। ये याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन कौन से होते हैं आवश्यक, धूप, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं ग्लूकोज। और जल और ऑक्सीजन गैस क्या होती है निकलती है। याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये इसी को बोलते हैं, जो आपको लिखे ना रिएक्शन, इसी को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहा जाता है इसी को। तो दिमाग में अपने सेट रखिएगा। और ये केवल
सूर्य की उपस्थिति में पौधे के हरे भागों में होती है, और रात में क्रिया ये नहीं होती है। रात में जस्ट उल्टा होने लगता है। अब जो रात में होते हैं पेड़ पौधे क्या लेते हैं, वो ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 क्या होते हैं, छोड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि पेड़ के जो नीचे सोएंगे तो रात में वहां से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, जिससे उमस होती है, गर्मी होता है। और देखिए याद रखिएगा, CO2 गैस तापमान को बढ़ाने में बहुत योगदान करती है। देखिए सभी सजीवों में उत्सर्जन अंग होता है। देखिए उत्सर्जन जो अंग होता है, तो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान सजीवों में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो सजीवों के लिए हानिकारक होते हैं। अतः इन अपशिष्ट पदार्थों का सजीवों के शरीर से निकलना आवश्यक होता है। जिस प्रक्रिया के दौरान सजीव अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं, उससे उत्सर्जन का। देखिए उत्सर्जन क्या होता है, अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलना। जैसे मानव शरीर में पसीने का बाहर निकलना, मल मूत्र का बाहर निकलना, उसे क्या बोलते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होता है। और वो भी प्रत्येक जीव में अलग अलग अंगों से, अलग अलग शरीर के भागों से निकलता है। देखिए जंतुओं में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन मुख्य रूप से मूत्र एवं मल के रूप में होता है। जंतुओं में मुख्य उत्सर्जन अंग वृक्क, देखिए वृक्क भी होता है। जंतु अपने श्वास अंगों द्वारा भी अपशिष्ट गैसों को बाहर निकालते हैं। देखिए मनुष्य का पसीना स्वेद भी एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ है जो अपने त्वचा के द्वारा बाहर निकलता है। देखिए पक्षी वीट के रूप में अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं। पौधे भी हानिकारक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। देखिए पौधे इन अपशिष्ट पदार्थों को या तो स्राव के द्वारा स्राव के रूप में बाहर निकालते हैं। मतलब अपशिष्ट पदार्थों को स्राव क्या होता है, जिसे नहीं देखते हैं, किसी पेड़ पौधे में यदि चिपका सा पदार्थ निकलता है तो उससे बोलते हैं अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है, स्राव के रूप में बाहर निकलता है। अब देखते हैं देखिए सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का मतलब क्या होता है, देखिए हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन जो किसी सजीव को प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं, उद्दीपन कहलाते हैं। देखिए जो किसी कार्य को करने के लिए, यदि CDP की बात करें तो वहां भी देखेंगे कि क्या होता है उद्दीपन, किसी कार्य को करने के लिए जो प्रतिक्रिया के लिए जो प्रेरित करता है, जो किसी कार्य करने के लिए ना प्रेरित करे, उसे क्या बोलते हैं, उद्दीपन। और प्रतिक्रिया सजीव परिवर्तन के प्रति करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अनुक्रिया। देखिए अब ये एग्जाम्पल जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो आप थोड़ा सा दिमाग में सेट रख ले, लेकिन जो एग्जाम्पल है समझिए कि वो सीरियल में आपके आने वाला है। सारा का सारा एग्जाम्पल है, बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। देखिए क्या दिया है, देखो और यहाँ देख लीजिए, जब हम गर्म वस्तु को छूते हैं तो हम एकदम अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। क्या होता है, यह अनुक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया है। काकरोच रोशनी देखकर छिप जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। काकरोच देखे ना, काकरोच जिसे बोलते हैं तिचट्टा काकरोच, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी का क्या होता है, इसका खून क्या होता है, सफेद। इसके खून क्या होता है, इसका खून सफेद। अक्सर लोग पूछते हैं कि ऐसा कौन सा जीव है जिसका खून क्या होता है, सफेद होता है, ब्लड, तो काकरोच होता है। काकरोच का रक्त क्या होता है, सफेद होता है। और एक ऐसा ही जीव मात्र है, देखिए मात्र एक ऐसा जीव है जो रेंग भी सकता है, उड़ भी सकता है और चल भी सकता है। अपने मनपसंद व्यंजन को देखकर हमारे मुंह में पानी आ जाता है। सूरज के छिपने के पश्चात कुछ फूल बंद हो जाते हैं, जैसे सूरजमुखी होता है। देखिए छुई मुई के पौधे की पत्तियां छूने पर सिकुड़ जाती हैं। ये उद्दीपक और अनुक्रिया का ये सारे उदाहरण है। देखिए उपरोक्त उदाहरणों में उद्दीपन है गर्म वस्तु, रोशनी, मनपसंद व्यंजन, सूरज का छिपना, पत्तियों का छूना। जबकि अनुक्रिया क्या है, हाथ पीछे खींचना, काकरोच का छिपना, मुंह में पानी आना, फूल का बंद होना और पत्तियों का सिकुड़ना। अब देखिए बात करते हैं सजीवों में इंद्रियां। तो देखिए इंद्रियां किसे बोलते हैं, यदि मुख्य रूप से जीव जंतु की बात करें तो 5 प्रकार की इंद्रियां होती है। देखिए मुख्य रूप से जंतुओं में 5 इंद्रियां होती हैं। अब देखिए वो कौन कौन से, देखिए आँख या नेत्र बोलते हैं देखने के लिए, ये भी इंद्रियां होती है जिससे हम कुछ काम करते हैं। कान है सुनने के लिए, नाक है सुनने के लिए, जीभ है स्वाद के लिए, त्वचा है महसूस करने के लिए। देखिए विभिन्न जंतु अपनी इंद्रियों का प्रयोग विभिन्न कार्य के लिए करते हैं। देखिए जैसे अब देखिए यहाँ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन सीरीज में आपके बहुत बार आएगा। देखिए ये चैप्टर सारा एनसीईआरटी का है, यदि इसे बोल मत हुई, इसको ध्यान से पढ़ना, दिमाग में सेट करते जाइए और पूरा वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। देखिए दिखने में तो है लगता है कि बड़ा आसान है, लेकिन क्वेश्चन बना देगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए जैसे चींटियां अपने समूह की चींटियों को उनके द्वारा छोड़ी गई गंध से पहचान लेती हैं। सबसे पहली बात आप देखते हैं, अब हमारी बात ध्यान से सुनिए।
चींटियां जो होती है कैसे चलती है समूह में? गंध के द्वारा। कैसे चलती है? गंध के द्वारा। और देखिए चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक, HCHO। याद रखिएगा चींटी काटने पर हम लोग को दर्द होने लगता है, लाल रंग के धब्बे मन लगते हैं, तो उसका रीजन क्या होता है? उसमें क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है, जिसका सूत्र देखिए लिखते हैं HCHO होता है। याद रखिएगा चींटी, मधुमक्खी, इसे होता ना ये एक होता है भंवरा होता है, इन सब में कौन सा अम्ल होता है? तो फॉर्मिक अम्ल होता है, HCHO होता है। अब देखते हैं कुछ कीड़े मकोड़े अपने मादा कीड़ों को उनकी गंध से पहचानते हैं, जैसे रेशम का कीड़ा। याद रखिएगा रेशम का कीड़ा कैसे पहचानता है? मादा कीड़ों को उनकी गंध से, केवल मादा कीड़ों को, नर नहीं, मादा कीड़ों को कैसे पहचानता है? पर उसके गंध से पहचानता है रेशम का कीड़ा। देखिए कुछ पक्षी जैसे बाज, गिद्ध और चील, जिनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना अधिक होती है, अपने शिकार को दूर से देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन सीटेट में आ चुका है, याद रखिएगा सीटेट में कई बार क्वेश्चन, कई बार सेट में क्वेश्चन आ चुका है, आपको देखने को मिल जाएगा कि देखिए जो होता है ना बाज, गिद्ध और चील, इनकी जो दृष्टि होती है वो मानव से क्या होती है? 4 गुना अधिक, मतलब बहुत दूर तक देख पाते हैं। इनकी जो आई साइट होती है, आंख की दृष्टि, वो 4 गुना होती है मानव की अपेक्षा। अभी देखिए पक्षी एक वक्त में 2 अलग अलग चीजों को देख पाते। कौन? पक्षी, मानव नहीं। देखिए जो पक्षी की आंखें होती है ना, वो एक समय में 2 चीज देख सकती है। जैसे मान लीजिए यदि हम लोग की बात करें मानव के, तो देखिए लोग पूछते हैं कि यदि एक आंख से दिखाई दे रहा है 100 मीटर, तो 2 आंख से कितना दिखाई देगा? तो वो उससे भी दिखाई देगा 100 मीटर ही। लेकिन जो पक्षी होती है ना, उनको क्या होती है? जैसे एक समय में 2 चीजों को देखने का उनके में गुण होता है। देखिए क्योंकि इनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती है, परंतु इनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जो पक्षियां होती है ना, जिसे हम लोग की जो पुतली होती है इसको ऐसे हम घुमा सकते हैं, लेकिन जो इनकी पुतली घूमती नहीं, इसलिए एकाध घुमाते अपनी गर्दन को घुमाकर अपने आसपास देखते हैं। देखिए परंतु बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उल्लू की आंखें चेहरे के सामने होती है। देखिए पक्षियों की आंखें क्या होती है? सिर के दोनों तरफ होती है, हेड के, लेकिन उल्लू की आंखें क्या होती है? चेहरे के सामने होती है। तो ये ध्यान में सेट रखिएगा। ये सीटेट में एनसीईआरटी के लिए ना बहुत सीटेट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और दिया क्या हुआ है एनसीईआरटी के आसपास की किताबों में सारा आपको ये मैटर मिल जाएगा। देखते हैं, देखिए कुछ जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए कुछ जानवरों के बाहर दिखाई देते हैं, परंतु कुछ के नहीं। देखिए हाथी अपने कान से सुनने के अलावा हवा भी कर सकता है। देखिए हाथी को देखिए ना, हाथी के जो कान वो होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो वो सुनने के अलावा देखिए फपाता है उसको, तो उससे क्या होता है? उसको हवा भी मिलता है। देखिए सांप सुन नहीं सकता, परंतु जमीन पर हुए कंपन को महसूस कर सकता है। देखिए सीटेट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। देखिए एक बात और याद रखिएगा, सांप ऐसे कुछ क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, कौन सा जीव है या कौन सा जंतु है जो अपने आंख को कान के रूप में प्रयोग करता है? देखिए ये क्वेश्चन पूछेगा, कौन सा जीव है जो अपने आंख को कान के रूप में प्रयोग करता है? तो क्या बताएंगे? सांप जो क्या करता है, उसके पास कान नहीं होते। देखिएगा सांप के पास कान नहीं होता है, लेकिन वो क्या करता है? अपनी आंख से ही क्या करता है? कंपन को महसूस कर लेता है। तो अपने आंख को कैसे यूज करता है? तो कान की तरफ प्रयोग करता है। और सांप को याद रखिएगा, किसानों का मित्र किसे कहते हैं? केचुआ और सांप दोनों को कहा जाता है, याद रखिएगा। क्योंकि सांप क्या करता है? खेतों से जो चूहे होते हैं जो फसल को नष्ट करते हैं उनको खाता है, इसलिए सांप को भी किसानों का मित्र कहा जाता है। आगे देखते हैं मच्छर। हमारे शरीर की गंध एवं तलवे की गर्मी से हमें अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं। देखिए मच्छर की बात करेंगे तो देखिए जो मच्छर का जो आवाज होता है ना, वो क्या होता है? कंपन होते हैं, जो उनके होता है ना पंखों की कंपन का जो आवाज सुनते हैं। कभी अंधेरे आप में देखेंगे तो मच्छर नहीं, मतलब जो मच्छरों की आवाज होती है ना, वो मच्छर की आवाज कैसे होती है? उनके पंखों की आवाज होती है। वो इतना तेज उनके पंख की गति करते हैं जिससे वो साउंड निकलता है। और देखिए मच्छर मानव को कैसे ढूंढ लेते हैं? तो गंध एवं तलवे की गर्मी से वो हमें क्या कर लेते हैं? ढूंढ लेते हैं।
और देखिए याद रखिएगा मच्छर के दांत कितने होते हैं, तो 22 होते हैं। याद रखिएगा मच्छर के कितने होते हैं दांत, 22 दांत होते हैं। सब जान के आश्चर्य हो जाएंगे। देखिए आगे देखते हैं, कुछ जानवर अपने मल मूत्र की गंध के द्वारा अपने क्षेत्र को पहचान लेते हैं। देखिए जैसे कुत्ता, बाघ, शेर, देखिए ये सब होते हैं ना जो गंध से अपने क्षेत्र को पहचानते हैं। जैसे आपको देखिए एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक शेर के ना एक गुफा है शेर का, जिसमें शेर बार बार रह रहा है। मान लीजिए किसी दिन वो अचानक अपनी गुफा को छोड़कर कहीं शिकार के लिए निकल गया। यदि वैसा गुफा आप 3-4 कदम सेम बना देंगे उसी के पास, तो ये समझिए कि शेर क्या करेगा, पहचान लेगा अपनी गुफा। कैसे कि देखिए शेर या कुत्ते या बाघ जहाँ रहते हैं वहां का जो उनका होता है गंध मल मूत्र का, उसको पहचान लेते हैं। उसके द्वारा क्या लेते हैं, वो जान लेते हैं कि ये हमारा क्षेत्र है। ठीक है, मेढक, छिपकली आदि जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपने जीभ का प्रयोग करते हैं। देखिए मेढक क्या करता है, जीभ से अपने शिकार को पकड़ता है। देखिए रात्रिचर, रात में जगने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो पहले ही इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, सीढ़ी में आ चुका क्वेश्चन ये है। देखिए रात्रिचर, रात में जगने वाला जानवर एवं पक्षी केवल सफेद और काला रंग ही देख पाते हैं, जैसे उल्लू और रैकून। ये रैकून याद रखिएगा, रैकून, उल्लू और रैकून क्या होते हैं, ये जानवर ऐसे होते हैं जो केवल सफेद और काला रंग ही देख पाते हैं। और ऐसे याद रखिएगा जो रात में जगते हैं ना, उन्हें बस काला और सफेद रंग ही दिखाई देता है। याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए हाँ देखिए अब आते हैं सजीव में कि इनकी अस्थियों में अनेक प्रकार की संधियां पाई जाती है सजीवों की। जैसे देखिए मनुष्य में पाई जाने वाली कुछ संधियां जिसकी वजह से क्या करता है, मनुष्य गति करता है। देखिए मनुष्य के शरीर में जो भी कंपन होता है, जो भी गतिशीलताएं होती है ना, और जहां जहां से जोड़े होते हैं उसे क्या बोलते हैं, हाँ संधि कहा जाता है। देखिए संधि का डिफिनेशन की बात करें, पहले इसको देख लेते हैं जो संधियां होती है, फिर नीचे भी आपको मतलब लिखे भी हैं कि जो संधि की क्या होती है डिफिनेशन। देखिए कंदुक खलिका संधि, ये भी याद रखिएगा। देखिए कंदुक खलिका संधि कहाँ पर जाती है, तो यह संधि कंधे और कुल्ले में पाई जाती है। कंधे जो होगा ना, ये कंधा होता है कंधा, तो इसी को क्या बोलते हैं, कंदुक खलिका संधि। इस प्रकार की संधि में सभी दिशाओं की गति होती है। देखिए जो होता है ना ऊपर नीचे, चाहे दाएं बाएं कैसे भी इसको घुमा सकते हैं। आगे देखते हैं हिंज संधि या कब्जा संधि। इस प्रकार की संधि में एक दिशा में गति होती है। और देखिए यह संधि कोहनी एवं घुटने में पाई जाती है। हाँ अब देखिए जो होगा कोहनी हमारा इसी को बोलते हैं। याद देखो जो ये हमारा होता है संधि, इसको क्या बोलते हैं, हिंज या कब्जा संधि कहा जाता है। अब देखते हैं अचल संधि। देखिए यह हमारे सिर में पाई जाती है। देखिए इस प्रकार की संधि में कोई गति नहीं होती है, यह हमारे सिर में पाई जाती है। हमारे सिर में होता है, इसका कोई गति नहीं होती है। देखिए अगला है धुराग्र संधि या खूंटी संधि। देखिए इस प्रकार की संधि में ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे की गति होती रहती है। यह संधि हमारे सिर एवं गर्दन को जोड़ती है। देखिए सिर हमारे गर्दन, देखिए इसी को बोलते हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी भी तरह इसको घुमा सकते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, धुराग्र संधि या खूंटी संधि। और होते हैं देखिए अभी बताने के, देखिए संधि के बारे में पूरा बता देंगे। देखिए संधि क्या होती है, जहाँ दो या दो से अधिक अस्थियां या हड्डियां आपस में जुड़ती हैं उस जगह को क्या बोलते हैं, संधि। देखिए एक वयस्क मनुष्य में 206 अस्थियां होती है। कितनी होती है, 206। यदि बच्चे की बात करें तो क्या बताएंगे, 350। क्या बोलेंगे, सॉरी 300। देखिए गलती हो रहा है, 300 होता है, 300। हाँ एक शिशु में कितनी हड्डियां होती है, 300। एक वयस्क मनुष्य में 206। देखिए 300 से बढ़कर फिर 350 होता है और फिर घट के क्या होता है, 206। तो आपसे क्वेश्चन सिर्फ ये पूछेगा कि हाँ शिशुओं में हड्डियां 300 और वयस्कों में हड्डियां 206 होती हैं। देखिए अब देखते हैं, हाँ देखिए क्वेश्चन दिया ये भी देखिए बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट है जो आ चुका है। देखिए एग्जाम में, उल्लू काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। मतलब देखिए 90 डिग्री तक तो घुमा सकता है, लगभग 90 डिग्री होता है जो क्या करता है उल्लू पीछे। हम लोग क्या होता है 90 डिग्री को घुमा लेते हैं, लेकिन जो उल्लू होता है वो 90 से भी अधिक घुमा लेता है पीछे की तरफ। लेकिन याद रखिएगा, देखिए अपनी गर्दन को घुमाता है उल्लू, याद रखिएगा पीछे की तरफ, लेकिन झटके से कौन पीछे घुमाता है, तो कौन होता है, मैना। याद रखिएगा मैना।
ज्योतिर्मयना जी होती है, ये क्या करती है, ये गर्दन पर देखिए एक झटके से पीछे घुमाती है, तुरंत झटके से पीछे घुमाती है। लेकिन उल्लू क्या होती है, अपना गर्दन पीछे घुमाता है लेकिन झटका नहीं मारता है। ये याद रखिएगा, ये सीटेट में क्वेश्चन इस बार आया हुआ था, जो दिसंबर में ये एग्जाम आता है, उसमें क्वेश्चन ये आपके दिया हुआ था। देखिए और देखिए आपको ये भी बात है कि जो क्लास चल रहा ना, आप यदि कंटिन्यू पर डे पढ़ते चलेंगे तो आपका एक भी कंटेंट कभी भी गलती नहीं होगा। पूरा सिलेबस पढ़ा देंगे, पूरा सिलेबस का पूरा बना दिए, पूरा लिस्ट से भी। और देखिए प्लेलिस्ट भी बना दिया, ईबीएस का क्लास चल रहा है। और देखिए ये क्लास हम ऐसा ले रहे हैं कि फिर अभी आगे आने वाला समय में आपका यूपीटेट का एग्जाम भी होगा, तो वहाँ के लिए आपको फिर से कुछ ना पढ़ना पड़े, इसी में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। इसी देखिए सीटेट की बात करें ईबीएस का, तो अधिक सिलेबस है नहीं, लेकिन यूपीटेट का भी इसमें हम जोड़ के आपको पूरा विस्तार से पढ़ा रहे हैं, ताकि आप लोग के लिए आगे भी काम करें। और मान लीजिए कुछ बच्चों को सुपर का भी एग्जाम देना है, तो उसमें भी आपको सिलेबस में है, ईबीएस है, वहाँ भी जीके के तौर पर शामिल है, तो वहाँ भी आप कोई काम करेगा, इसलिए आपको पूरा विस्तार से पढ़ा रहे हैं। देखिए और कुछ पॉइंट छूटेगा नहीं। देखिए कुछ जंतु रेंगते हैं, जैसे केचुआ, सांप। केचुए पेशियां एवं सूप की मदद से रहता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केचुआ कैसे रहता है, पेशियां और सूप की मदद से। देखिए कोशिश, यदि केचुए की बात करें तो देखिए केचुए के बारे में एक चीज और जान जाइए। देखिए केचुआ मिट्टी खाता है और उर्वरक मिट्टी क्या करता है, निकालता भी। देखिए केचुआ अपशिष्ट मिट्टी को खाता है, जो मिट्टी निकालता है ना, उसमें उर्वरक की मात्रा, नाइट्रोजन युक्त मिट्टी निकालता है, इसलिए इसको किसानों का मित्र कहते हैं। यदि मान लीजिए आपके खेत में केचुआ है तो मिट्टी की उर्वरता को क्या करता है, बढ़ा देता है। और एक चीज और समझिए, केचुआ अपना प्रजनन क्रिया स्वयं करता है। ये नहीं देखिए, जिसने होता है कि आदमी और औरत मिलकर करते हैं प्रजनन क्रिया, नर और मादा के बीच में होती है, लेकिन केचुआ में ऐसा नहीं होता है। केचुआ स्वतः प्रजनन क्रिया करता है, मतलब स्वयं से बच्चा पैदा करने का गुण इसके अंदर होता है, केचुआ के अंदर। ये दिमाग में सेट रखिएगा। अब देखिए केचुआ कैसे गति करता है, पेशियां और सूप की मदद से। और सांप पेशियां और वलय, छल्ला जो होता है, देखिए जो सांप को यदि सांप को उल्टा कभी देखेंगे तो देखिएगा लाइन से ऐसे क्या होता है, उसके अंदर देखिए खंड, ऐसे खंड क्या होता है, वलय बना होता है, उसके क्या करता है, वो रेंगता है। देखिए कुछ जंतु उड़ते हैं, जैसे पक्षी अपने पंखों की मदद से उड़ते हैं, परंतु शुतुरमुर्ग और एमू पक्षी उड़ते नहीं है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछता है कि ऐसा कौन सा पक्षी जो उड़ता नहीं है, तो शुतुरमुर्ग और एमू पक्षी उड़ते नहीं है, और ये काफी तेज गति से क्या करते हैं, भाग सकते हैं। सबसे तेज गति से भागने वाला पक्षी क्या है, यही शुतुरमुर्ग होता है। ये आगे शुतुरमुर्ग और एमू दोनों होते हैं। देखिए कि कुछ जंतु तैरते हैं, जैसे मछली, बत्तख आदि। मछली अपनी धारा रेखीय शारीरिक आकृति के कारण तैरती है, जबकि बत्तख अपने जाल युक्त पर्णागुलियों के कारण तैरता है। ये याद रखिएगा, पर्णागुलियां क्या होती है, जालित होती है, जो उसके क्या करता है, बत्तख तैरता है अपने पंख को ऐसे क्या करता है, फैला रहता है, एकदम बटोर रहता है, बीच में हवा भर लेता है, जिससे क्या करता है, बत्तख तैरता रहता है। मेढक भी पर्णागुलियों के कारण ही तैरता रहता है। देखिए कुछ जंतु फुदकते हैं, जैसे कि मेढक, तो आप जानती हैं। देखिए अब बताते हैं आगे कि देखिए कुछ जंतु चलते भी हैं, चढ़ते भी हैं और उड़ते भी हैं, जैसे काकरोच। आगे को बताए हैं शुरू में कि देखिए क्या होता है, काकरोच ये रेंगता भी है, उड़ता भी है और चलता भी है, इसके अंदर सभी गुण पाए जाते हैं काकरोच के। आगे देखिए पौधे के बारे में देखिए, पौधे भूमि में स्थिर रहते हैं, परंतु उनमें पत्तियों का हिलना, फूलों का खिलना या बंद होना, उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया दिखाना आदि उनमें गति को दर्शाता है। देखिए अब देखते हैं सजीवों में प्रजनन क्रिया कैसे। देखिए जिस प्रक्रिया के द्वारा जीव अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो प्रजनन क्रिया कहा जाता है। वे जंतु जिनके शरीर पर बाल होते हैं एवं जिनके कान दिखाई देते हैं। देखिए ये सीटेट में आ चुका क्वेश्चन, याद रखिएगा, एकदम इसको दिमाग में सेट कर लीजिए हमेशा के लिए। और इसको देखिए अपना नोट्स तैयार करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट करेगा दोनों के लिए, यूपीटेट और सीटेट दोनों के लिए। देखिए वे जंतु जिनके शरीर पर बाल होते हैं, देखिए जिनके शरीर पर बाल होते हैं एवं जिनके कान दिखाई देते हैं, वे बच्चे को जन्म देते हैं। याद रखिए जन्म बच्चे को जन्म देते हैं। और देखिए इन जंतुओं को क्या बोलते हैं, ज़रायुज कहते हैं। देखिए फिर से देखिए वे जंतु जिनके शरीर पर बाल होते हैं, याद रखिए जैसे मानव के शरीर पर बाल होते हैं,
जिनके कान दिखाई देते हैं, हम लोग के कान दिखाई देते हैं, वे बच्चे को जन्म देते हैं। और इन जंतु को क्या बोलते हैं? जरायुज। जैसे मनुष्य, कुत्ता, गाय, शेर, हाथी अब देते हैं। वे जंतु जिनके कान दिखाई नहीं देते हैं एवं जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वे अंडे देते हैं। इन जंतुओं को अंडप्रज कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे पक्षी होते हैं, मेढक होते हैं, बतख होते हैं, मछली होते हैं, अब देते हैं। लेकिन देखिए, चमगादड़, व्हेल मछली और सील मछली बच्चों को जन्म देती है, और बच्चों को जन्म देते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं उन्हें स्तनधारी भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दिमाग में अपने सेट रखिएगा। हाँ, आगे देखते हैं अगला। देखिए, अब आते हैं कि जीव और उनके बच्चों के नाम। ये भी सीटेट का सबसे रामबाग आपको ये सीरीज है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आता है सीटेट के लिए। देखिए, अब आता क्या है तो देखिए, जैसे कॉपी है तो कॉपी का के बच्चों को क्या बोलते हैं? बच्चा कहा जाता है। यदि मानव के भी बात करते तो उसको भी क्या बोलते हैं? बच्चा। देखिए, चमगादड़, कुत्ता और सार के बच्चों को क्या बोलते हैं? पिल्ला या पिलिया। देखिएगा, चमगादड़ के बच्चों को क्या बोलते हैं? पिल्ला। देखिए, ये ऐसे शब्द होते हैं ना, बच्चे का नाम होते हैं जो किसी को जल्दी नहीं पता होता है, लोग जान नहीं पाते। किसी से पूछ देंगे कि चमगादड़ के बच्चे का नाम क्या है तो किसी को नहीं पता होता, तो क्या बताएंगे? सार के बच्चे का नाम क्या होता है? पिल्ला या पिल्ली। भालू के बच्चे का नाम क्या होता है? शावक। पक्षी या पेंगुइन जो कहाँ रहते हैं? तो बर्फीले क्षेत्र में पाए जाते हैं, उनके बच्चे का नाम क्या होता है? चूजा। तितली के बच्चे का नाम क्या होता है? कैटरपिलर। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यूपी टेट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सारे सीरीज है। देखिए, कैटरपिलर। ऊंट, हाथी, जिराफ या के बच्चों को क्या बोलते हैं? बछड़ा या बछिया। कौवे के बच्चों को क्या बोलते हैं? चूजा। मेढक के बच्चों को देखिए आ चुका है टेडेपोल, यूपी टेट में क्वेश्चन आ चुका है। टेडेपोल बोलते हैं किसको? मेढक के बच्चे को। बांस को क्या बोलते हैं? यास बोला जाता है। बांस के बच्चों को क्या बोलते हैं? यास। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जल्दी किसी को आता नहीं समझ जाइए, सीरीज को पूरा ध्यान से देख लीजिएगा। घोड़ा या जेबरे के बच्चों को क्या बोलते हैं? बछड़ा या बछड़ी। कंगारू के बच्चों को क्या बोलते हैं? जोई। बंदर के बच्चों को सीसू। खरगोश के बच्चों को बन्नी कहा जाता है। भेड़ के बच्चों को मेमना और शेर के बच्चों को क्या बोलते हैं? तो शावक कहा जाता है। ये दिमाग में सेट रखिएगा। अब देखते हैं, ये तो हो गया जीवों के बारे में, जो मनुष्य के बारे में जो जीव होते हैं। अब आते हैं पौधों में प्रजनन मुख्य रूप से बीजों के द्वारा होता है, परंतु निम्न तरीकों से भी प्रजनन होता है। देखिए, अधिकांश पौधों में प्रजनन कैसे होता है? बीज से। लेकिन कुछ पौधे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं। जैसे देखिए, कलम के द्वारा किसमें होता है प्रजनन क्रिया? गुलाब में। बहुत ही देखिए, गुलाब का कलम काट के लगा देते हैं, तो गुलाब में क्या प्रजनन कैसे होता है? कलम के द्वारा। कलिका के द्वारा प्रजनन किसमें होता है? आलू में। आलू की कलिकाओं क्या प्रजनन क्रिया होती है। पत्तियों के द्वारा किसमें होता है? बायोफिलम या पत्थर चट्टा। चट्टा क्या है? एक पौधा का नाम, याद रखिएगा। बहुत लोग समझते हो नहीं, ये पौधा नहीं, पत्थर चट्टा या बायोफिलम ये एक पौधे का नाम है, जिसमें क्या होती है? प्रजनन क्रिया पत्ती के द्वारा होती है। और जड़ द्वारा किसमें होता है? तो शकरकंद में होता है जड़ द्वारा प्रजनन क्रिया। तो ये आज का सीरीज आपका सजीवों सही जगह समाप्त हो गया। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, बस लाल बटन को बस क्लिक करना होता है, कोई सब्सक्राइब नहीं करता है। और देखिए, वीडियो के नीचे ना डिस्क्रिप्शन में आपको हम लिंक दे देंगे अपने फेसबुक ग्रुप का और अपने इंस्टाग्राम का। यदि आप लोग चाहते हैं कि हमको हमेशा करंट न्यूज मिलता रहे, कोई भी अपडेट हो तो मिले, तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। और देखिए, इसी चैनल के नाम से हमारा फेसबुक ग्रुप भी है और इंस्टाग्राम में भी हमारा इसी नाम से चलता है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहां से आप हमको जाकर वहां फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स।